प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। 2002 का ये एक्ट बना हुआ है, रिसेंटली अभी न्यूज में है ये एक्ट। मेनली जब ये बनाया गया था तो ब्लैक मनी के सर्कुलेशन को रोकने के लिए बनाया गया था। ब्लैक मनी मतलब काला धन, जो इलीगल तरीके से कमाया हुआ धन होता है या टैक्स अथॉरिटी से जो धन छुपाया हुआ होता है उसी को ब्लैक मनी कहते हैं। और मनी लॉन्ड्रिंग का क्या अर्थ है? देखो लॉन्ड्रिंग का क्या अर्थ है, जैसे लॉन्ड्रिंग में जाते हैं कपड़े धुलवाने के लिए तो गंदे कपड़े साफ हो जाते हैं, इसी तरह से मनी लॉन्ड्रिंग का क्या मतलब है? मनी लॉन्ड्रिंग का ऐसा मतलब है कि ये ऐसा प्रोसेस है, इस प्रोसेस के जरिए इलीगल मनी को, ब्लैक मनी को वाइट मनी में कन्वर्ट किया जाता है, उसी प्रोसेस को बोलते हैं मनी लॉन्ड्रिंग। यानी कि इलीगल तरीके से कमाए हुए धन को लीगल धन में कन्वर्ट करना ही मनी लॉन्ड्रिंग है। अभी रिसेंटली इसलिए न्यूज में है, बहुत सारे केस रजिस्टर किए गए हैं और कुछ लोगों पे रेड डाली गई है और अरेस्ट किए गए हैं, गिरफ्तार किए गए हैं। कुछ पॉलिटिशियन, नेता और नेताओं के कुछ रिलेटिव, सगे संबंधी, कुछ एक्टिविस्ट हैं, कुछ अपोजिशन के मेंबर हैं इस एक्ट के अंदर, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर। तो इसकी पिटीशन डाली है सुप्रीम कोर्ट में, एक आदमी ने याचिका डाली है, पिटिशनर है जो, उसने याचिका डाली है सुप्रीम कोर्ट में कि इसका मिसयूज किया जा रहा है, इस लॉ का, कानून का गलत यूज किया जा रहा है, इस कानून का, पीएमएलए का। तो इसलिए न्यूज में आया। इश्यू ये है, जो पीएमएलए है इसकी इंडिपेंडेंस को लेके कुछ कंसर्न रेज किए हैं, परेशानी उठाई है। और इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट है जो, ये एजेंसी है जो इस एक्ट को लागू करती है, इंप्लीमेंट करती है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ये एक इंटेलिजेंस एजेंसी है जो ब्लैक मनी के सर्कुलेशन को रोकने का काम करती है और एक्ट को भी यही इंप्लीमेंट करती है। इसके कुछ अथॉरिटी होती हैं, कुछ ऑफिसर होते हैं, जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, वित्त मंत्रालय, उसके अंदर ये काम करती है इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट। इसमें कुछ आईआरएस ऑफिसर भी होते हैं, जो आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, यूपीएससी के एग्जाम में जो आईआरएस ऑफिसर होते हैं, इंडियन रेवेन्यू सर्विस, उसके भी कुछ ऑफिसर होते हैं इसमें। तो ये इसको लागू करती है इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट। तो ये अभी कुछ एक्टिविस्ट हैं, उनके अकॉर्डिंग जो पीएमएलए, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, और इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट, ये इस एक्ट का अपोजिशन के खिलाफ, अपोजिशन पे अटैक करने के लिए मिसयूज कर रहे हैं, गलत तरीके से यूज कर रहे हैं। मेजर एलिगेशन क्या लगाए हैं, आरोप क्या लगाए हैं, जिसने पिटीशन डाली है उसने आरोप क्या लगाए हैं? देखो, एक तो लॉ का ऑर्डिनरी क्राइम के लिए यूज किया जा रहा है, जो साधारण अपराध है, क्राइम है, लेकिन उनको प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में रजिस्टर किया जा रहा है, इसके थ्रू, इसके सेक्शन को यूज किया जा रहा है, और उनको ऑर्डिनरी क्राइम की तरह ट्रीट करने के बजाय इस एक्ट के थ्रू ट्रीट किया जा रहा है, और इसमें जो सजा होती है उस सजा का प्रावधान रखा जा रहा है। नेक्स्ट है लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड क्लैरिटी। देखो, जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है वो एफआईआर दर्ज करती है ना, उस एफआईआर को बोलते हैं ईसीआईआर, इन्फोर्समेंट केस इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। ये जैसे पुलिस एफआईआर दर्ज करती है उसी के बराबर होती है ये ईएसआईआर, जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट रजिस्टर करती है इस एक्ट के थ्रू, पीएमएलए के थ्रू, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के थ्रू ईसीआईआर रजिस्टर करती है किसी भी आदमी के खिलाफ। तो इसे ही इंटरनल डॉक्यूमेंट समझा जाता है। तो लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी और क्लैरिटी है, ये मेजर एलिगेशन लगाए हैं। तो मनी लॉन्ड्रिंग क्या प्रोसेस है, इसको डिफाइन कैसे करोगे? सेम वही है जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया। कोई भी इलीगल मनी है उसको कन्वर्ट किया जाता है, कोई भी मनी कमाई हुई है इलीगल मनी, चाहे क्रिमिनल एक्टिविटीज से, जैसे ड्रग ट्रैफिकिंग से कमाई है, यानी कि कोई ड्रग, नशीली पदार्थ है, नशीली दवाइयाँ को खरीद के बेच के कोई धन कमाया है, या टेररिस्ट फंडिंग से कोई मनी आई है, जैसे मान लो आतंकवादी गतिविधियों को प्रमोट करने के लिए जो पैसा है वो भी क्या है, इलीगल मनी है। तो इसको, इलीगल मनी को लेजिटिमेट सोर्स में कन्वर्ट करने के लिए, यानी कि इसको ऐसा दिखाना कि ये लेजिटिमेट सोर्स से कमाई है, यानी कि लीगल सोर्स से, लीगल स्रोत से ये कमाई है धन जो भी है, ऐसा दिखाना, इस प्रोसेस को ही बोलते हैं मनी लॉन्ड्रिंग। यानी कि इलीगल को, डर्टी मनी को क्लीन मनी में कन्वर्ट करना ही है मनी लॉन्ड्रिंग। इस एक्ट के कुछ प्रोविजन पढ़ते हैं, इसमें क्या क्या बोला गया है और कब इनेक्ट किया गया और कब इसमें कुछ संशोधन किए गए। जो ये एक्ट इनेक्ट किया था, इनेक्ट का मतलब बनाना, किसी कानून को बनाना, ये इंडिया का ग्लोबल कमिटमेंट था। इंडिया ने देखो वियना कन्वेंशन को साइन किया हुआ है, और वियना कन्वेंशन में ये है कि जो भी ये मनी लॉन्ड्रिंग का प्रोसेस है इसको रोका जाएगा। तो वियना कन्वेंशन को देखते हुए हमारे इंडिया में 2002 में ये एक्ट पास किया, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, मनी लॉन्ड्रिंग के प्रोसेस को रोकने के लिए। तो इसका ऑब्जेक्टिव यानी कि लक्ष्य, टारगेट यही था
2002 में ये एक्ट बनाया, 2005 में केम इनटू फोर्स हो गया, मतलब लागू हो गया 2005 से ये एक्ट। मनी लॉन्ड्रिंग प्रोसेस यानी कि प्रोसेस जो कन्वर्टिंग है, यानी कि ब्लैक मनी को वाइट मनी में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को रोकने के लिए ये एक्ट लाया गया। और ऐसी प्रॉपर्टी जो इलीगल तरीके से कमाई गई है या मनी लॉन्ड्रिंग के द्वारा ड्राइव की गई हैं, उनको सीज करना, उस प्रॉपर्टी को जब्त करना, उस पर रोक लगाना। मेजर 3 ऑब्जेक्टिव हैं इस एक्ट के। पहला तो है मनी लॉन्ड्रिंग को कंट्रोल करना, दूसरा है ऐसी प्रॉपर्टी जो मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए कमाई है उस प्रॉपर्टी को सीज करना, जब्त करना, कन्फिस्केट मतलब जब्त करना, सीज करना, प्रतिबंध लगाना उस पर। और या कोई ऐसे इशू है जो मनी लॉन्ड्रिंग से हमारे इंडिया में कनेक्टेड है, उनसे भी डील करना इस एक्ट का काम है। डिस्प्यूट रिड्रेसल क्या है, मान लो इसमें कौन कौन सी अथॉरिटी रहेंगी जो इससे डील करेंगी। देखो, डिस्प्यूट रिड्रेसल का मतलब है, डिस्प्यूट का मतलब विवाद, झगड़ा, कॉन्फ्लिक्ट। रिड्रेसल मतलब निवारण, उसका हल, सॉल्यूशन। तो झगड़े का सॉल्यूशन कैसे किया जाता है इसमें? एक एजुकेटिंग अथॉरिटी होती है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंट की जाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट इसको अपॉइंट करती है, इस एजुकेटिंग अथॉरिटी को। इसके पास केस जाता है, ये डिसाइड करती है किसकी प्रॉपर्टी को सीज किया जाए, कि ये मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व थी, अब इसकी प्रॉपर्टी को जब्त किया जाए, सीज किया जाए, ये डिसाइड करती है। जब ये एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी अपना डिसीजन दे देती है, तो इसका फिर बाद में अपेलेट ट्राइब्यूनल के पास जाता है इसका डिसीजन। और एक बात और याद रखनी है, जो अपेलेटिंग अथॉरिटी होती है, इसके जो ऑफिसर हैं, इसमें कुछ ऑफिसर होते हैं, तो ये एडजुकेटिंग अथॉरिटी जो रहेगी, ये बाउंड नहीं है कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 से। इसका मतलब ये है, जो ये एक्ट बना हुआ है अंग्रेजों को जमाने का 1908 का, इसमें जो प्रोविजन है इसको ये नहीं मानेगी एडजुकेटिंग अथॉरिटी, समझे। लेकिन हाँ, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस से ये बाउंड है, इससे गाइडेड करेगी। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का मतलब होता है कि जिसका, मान लो कोई जज केस सुन रहा है, इस एडजुकेटिंग अथॉरिटी में कोई ऑफिसर है, जज है, वो केस सुन रहा है, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का कोई केस आया मनी लॉन्ड्रिंग का, और ये केस सुन रहा है। अब केस ऐसा ना हो कि उसके ही सगे संबंधी को या अपना ही खुद का केस खुद सुन रहा हो, समझ रहे हो, अपने खुद का केस, बल्कि अपने खुद का केस खुद नहीं सुनेगा जज, ये है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। दूसरा, जो आरोपी है, अक्यूज्ड, जिस पे आरोप लगे हैं कि ये मनी लॉन्ड्रिंग के प्रोसेस में इन्वॉल्व है, तो इस आरोपी को पूरा अपना प्रोटेक्शन का पूरा अधिकार दिया जाएगा कि ये अपना भी विटनेस वगैरह पेश कर सके, कि अपने मतलब रक्षा में, प्रोटेक्शन में पेश कर सके। तो ये प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस कहता है, यानी कि इस प्रिंसिपल को, सिद्धांत को मानेगी एडजुकेटिंग अथॉरिटी, लेकिन कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 को नहीं मानेगी, इसके लिए बाउंड नहीं है, बाध्यकारी नहीं है। जब ये केस फैसला सुना देगी एडजुकेटिंग अथॉरिटी, फिर इसका अपील कर सकते हैं इसके ऑर्डर के अगेंस्ट। जैसे मान लो कोई अक्यूज था, आरोपी, उसको आरोपी डिक्लेयर कर दिया एडजुकेटिंग अथॉरिटी ने, उसके ऑर्डर के खिलाफ अपील कर सकते हैं, एक अपेलेट ट्राइब्यूनल होगी, इसके थ्रू ही बनाई गई है अपेलेट ट्राइब्यूनल, इस एक्ट के थ्रू। ये अपेलेट ट्राइब्यूनल गवर्नमेंट ही अपॉइंट करती है इसे, इसके पास पावर है एडजुकेटिंग अथॉरिटी के ऑर्डर को ये सुनेगी, और उसे जैसे भी मान लो इसने ऑर्डर दिया, चाहे अक्यूज्ड के खिलाफ, चाहे अक्यूज्ड के मतलब इसके अक्यूज्ड को फ्री कर दिया, जिस पे आरोप लगाए गए थे, अक्यूज्ड का मतलब आरोपी था जो, कि इसने मनी लॉन्ड्रिंग के प्रोसेस में इसका इन्वॉल्वमेंट था, अगर फिर भी इस एपेलेट ट्राइब्यूनल ने मान लो इसके खिलाफ केस सुनाया और ये इसे लगता है मैं आरोपी नहीं हूं, मैं निर्दोष हूं, तो फिर ये एपेलेट ट्राइब्यूनल के ऑर्डर के खिलाफ हाई कोर्ट में भी जा सकता है। हाई कोर्ट में, जिस स्टेट में चल रहा है उसका, कहीं पे भी हाई कोर्ट में दर्ज कर सकता है इसके अगेंस्ट केस। अगर हाई कोर्ट ने भी दे दिया तो फिर सुप्रीम कोर्ट में आगे जा सकता है। और देखो, इसके थ्रू प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के थ्रू गवर्नमेंट स्पेशल कोर्ट भी एस्टेब्लिश कर सकती है, इसमें प्रोविजन है। जो PMLA है, इसमें 2012 में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के एक्ट में 2012 में कुछ अमेंडमेंट किए गए, संशोधन, और इसमें एक नया कंसेप्ट जोड़ा गया रिपोर्टिंग एंटिटी का। ये इंक्लूड करता है रिपोर्टिंग एंटिटी, मतलब ये रिपोर्ट कर सकती हैं इस एक्ट के थ्रू, जैसे बैंकिंग कंपनियों को ये रिपोर्ट कर सकती है, रिपोर्टिंग एंटिटी रहेगी ये, यानी कि इसके पास रिपोर्ट की जा सकती है, या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या कोई इंटरमीडियरीज, इनके ये रिपोर्टिंग एंटिटी है, इनके पास रिपोर्ट की जा सकती है इस एक्ट के थ्रू। जो PMLA 2002 का था, इसमें एक लिमिट थी कि किसी भी आदमी पे जो आरोपी है मनी लॉन्ड्रिंग का, उस पे 5 लाख रुपए तक का फाइन लगाया जा सकता था 2002 के एक्ट में। लेकिन 2012 में ये लिमिट हटा दी, अपर लिमिट की ये रिमूव कर दी, और अब अपर लिमिट नहीं है, कितना भी उस पर फाइन लगाया जा सकता है जो आरोपी मनी लॉन्ड्रिंग जिसने की है, ब्लैक मनी को वाइट
मनी में कन्वर्ट करने की जिसने कोशिश की है किया है, तो उस पर कितना भी फाइन लगाया जा सकता है, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़, कितना भी। और इसमें एक और है कि इसमें जो भी प्रॉपर्टी अटैचमेंट रहेगी उस प्रॉपर्टी को कॉन्फिस्केशन किया जा सकता है। कॉन्फिस्केशन का मतलब जब्त किया जा सकता है, प्रतिबंध लगाया जा सकता है किसी भी पर्सन की जो इन्वॉल्व है इन एक्टिविटीज में। सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है? अभी सुप्रीम कोर्ट का कहना यह है जो मनी लॉन्ड्रिंग का ऑफेंस है, अपराध है इस प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में, ये बहुत ही वाइड है और ये क्राइम देखो बहुत ही ज़्यादा वाइड है कि बहुत सारी डेफिनेशन को इंक्लूड करता है। तो इसको क्या है, जो मनी लॉन्ड्रिंग का प्रॉपर केस है उस प्रॉपर केस के अंदर इंक्लूड करना चाहिए इस क्राइम को। पिटिशनर ने क्या डिमांड की थी, जिसने पिटीशन डाली थी अभी सुप्रीम कोर्ट में डाली थी, सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन जिसने डाली थी उस पिटिशनर ने डिमांड की थी, मांग की थी सुप्रीम कोर्ट से कि जो ये पीएमएलए का इस प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का सेक्शन 3 है, इसको दोबारा से डिफाइन किया जाए कि इसमें जो क्राइम है, क्राइम कौन कौन सा, जो मान लो किसी के पास कोई अलग तरीके से कमाया हुआ धन है उसको भी मनी लॉन्ड्रिंग में इंक्लूड कर दिया जाता है अथॉरिटी के द्वारा। तो इसको दोबारा से डिफाइन करने की जरूरत है कि कौन कौन सा धन किस तरीके से कन्वर्ट किया हुआ है या किस तरीके से कमाया हुआ धन इलीगल मनी में आएगा या मनी लॉन्ड्रिंग के प्रोसेस में आएगा और कौन सा नहीं आएगा। तो ये डिमांड की थी इस पिटिशनर ने। तो यही था इसके बारे में।